इस वीडियो का टाइटल है बाजार में सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन अ मार्केट। हम इस वीडियो में 3 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि बाजार में सरकारी हस्तक्षेप क्या है, व्हाट, क्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग व्हाट कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर होगा, मतलब क्वेश्चन होगा कि क्यों, व्हाई, सरकार आखिर बाजार में हस्तक्षेप क्यों करती है। और तीसरा है कैसे, सरकार बाजार में हस्तक्षेप कैसे करती है, हाउ। सो व्हाट, व्हाई, हाउ, इसका आंसर देने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में। आइए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट, सरकारी हस्तक्षेप है क्या। हमने देखा कि मार्केट में 2 पक्ष हैं, क्रेता हैं, विक्रेता हैं। क्रेता खरीदना चाहते हैं, विक्रेता बेचना चाहते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ विनिमय कर रहे हैं। एक दूसरे को मुद्रा दे रहा है, दूसरा पहले को कोई वस्तु या सेवा दे रहा है ना। और दोनों परस्पर में ये विनिमय खुशी खुशी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये एडवांटेजियस है। तो तीसरी किसी बॉडी की, किसी और संस्था की आवश्यकता ऐसे सामान्यतः नहीं है ना। लेकिन कभी कभी बाजार ऐसा मूल्य लेकर के आता है और या ऐसा क्वांटिटी लेकर के आता है जो कि सरकार को किन्हीं कारणों से पसंद नहीं होता है। तो सरकार बाजार में बिकने वाली और खरीदने वाली मात्रा को परिवर्तित करने का प्रयास करती है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली बाजार में किसी वस्तु का मूल्य या सेवा के मूल्य को प्रभावित करने का प्रयास करती है। तो इसी को हम सरकारी हस्तक्षेप कहते हैं। क्यों करती है? तो क्यों के पीछे 2 कारण हो सकता है। एक कारण है पॉलिटिकल, क्योंकि बाजार में तो आखिर लोग ही होते हैं, ये जो क्रेता और विक्रेता हैं वो तो वोटर हैं, है ना। तो कोई ग्रुप अगर बहुत मजबूत है तो सरकार चाहती है कि वो ग्रुप उनके साथ हो। पार्टी जो सरकार में होती है वो तरह तरह के डिफरेंट ग्रुप्स को अपने साथ करना चाहती है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम एक किसी ग्रुप के लिए ज़्यादा चिंतित हैं। तो एक ये कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही कारण हमेशा होता है, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा नैतिक कारण हो सकता है कि बाजार में प्राइस जो है, इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन का प्राइस बहुत ज़्यादा है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लेबर जो है, श्रम है, उसका डिमांड एंड सप्लाई, जो भी इंडस्ट्री होते हैं, पूर्तिकर्ता होते हैं, वो बाजार से श्रम खरीदते हैं, लेबर खरीदते हैं और उन्हें उनका वेज देते हैं। अगर ये वेज बहुत कम हो तो वो मजदूर खाएगा कैसे, रहेगा कैसे। तो सरकार चाहेगी कि ये जो वेज जो है, वेतन है इन वर्कर्स का, एक सफिशिएंटली हाई हो ताकि वो ठीक से जीवन यापन कर सके। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार का नैतिक कंसर्न होता है, मोरल कंसर्न। तो हम, एक है पॉलिटिकल रीजन और दूसरा हो सकता है मोरल रीजन। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। हमारा फोकस इस चैप्टर में रीजन्स पे नहीं, लेकिन हम समझे बेसिक कि क्यों करती है। अब आइए हमारा जो मूल प्रश्न है उसमें आए, कैसे। बट ये भी समझें कि ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। अभी हाल में आपने देखा होगा, एक उदाहरण मैं दूंगा, उसमें मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करूंगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी हाल में ही देश में बहुत बड़ा एजिटेशन आंदोलन हुआ था इसको लेकर के। तो जो भी मैं कहूँगा किसी को खुश और किसी को दुखी करेगा। तो कृपया ये समझें कि हम यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स की तरफ से एक दृष्टिकोण रख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और सोशल एस्पेक्ट्स हो जो कि हमारी इकोनॉमिक्स कवर नहीं कर रही हो, तो इस बात का हम ध्यान देंगे। ये वीडियो चूँकि इकोनॉमिक्स में बनाया जा रहा है तो हम इकोनॉमिक फैक्टर पे ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे और उसी के दृष्टिकोण से हम बताएंगे कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। ये हो सकता है
कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से कोई चीज़ बुरी हो बट किसी और दृष्टिकोण से वो चीज़ अच्छी हो। तो हमारा उद्देश्य ये कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है बट इकोनॉमिक्स को समझना है। तो आइए देखते हैं कि हाउ, है ना। तो हाउ में हम लोग कुछ लेंगे फैक्ट, कुछ टेक्निक्स लेंगे और मैं उन टेक्निक्स को ग्रुप करने की कोशिश करूंगा कि ताकि समझना आसान हो। तो एक हो सकता है मूल्य सीमा, जिसको हम लोग प्राइस सीलिंग कहते हैं। ये एक कानूनी तरीका है, हम कह सकते हैं कि सरकार कानून बना के कह सकती है कि इस पर्टिकुलर वस्तु का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि सरकार कहे दूध बहुत ही समाज में हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, सो दूध का प्राइस जो है सो 60 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दूध के प्राइस में एक सीलिंग है, जो कि इसका मतलब मूल्य 60 से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकता है, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसी तरह हमें एक मूल्य तल होता है, जिसको इंग्लिश में हम प्राइस फ्लोर कहते हैं। यहाँ पे सरकार कहती है कि किसी भी चीज़ का ये पर्टिकुलर वस्तु का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से कम नहीं हो सकता है। कानून बना के सरकार कह सकती है कि जैसे चावल का प्राइस है, सरकार कानून बना के कह सकती है कि ये 20 रुपये प्रति केजी से कम पे नहीं बिक सकता है। तो यहाँ पे एक मूल्य तल की बात हो रही है। आप समझें कि मूल्य सीमा जो होती है, हम देखेंगे इसमें से दो में से एक को हम डिटेल में देखेंगे, दूसरे को सरसरी तरीके से देखेंगे। ये मूल्य सीमा जो है वो कंज्यूमर को, क्रेता को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सोचती है कि मूल्य सीमा रखने से क्रेता को, बायर को फायदा होगा। वहाँ मूल्य तल जो है ये प्रोड्यूसर के लिए होता है कि जो भी पूर्ति करता है उसको सरकार सोचती है फायदा पहुंचे। तो ये हम और कुछ उदाहरण लेते हैं और मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि हमारा लिस्ट जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सरकार दो तरीके, 3 तरीके को मिला के एक हमेशा नया तरीका सोच सकती है। तो ये कुछ ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो कि हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि ये कंज्यूमर के लिए और ये जो है सो प्रोड्यूसर के लिए। तो आइए हम थोड़े प्रोड्यूसर साइड पे ध्यान दें। पूर्तिकर्ता के लिए सरकार काफ़ी चिंतित रहती है। तो दूसरा हम बात करेंगे मात्रा नियंत्रण, है ना, कि क्वांटिटी जो है उसमें एक कंट्रोल होता है कि एक मात्रा से ज़्यादा सामान नहीं बिके। इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं, मात्रा नियंत्रण में हम कह सकते हैं प्रोडक्शन कोटा। उत्पादन कोटा, है ना। इसमें क्या होता है कि सरकार कह सकती है कि भाई आप एक ट्रॉलर लेके फिश पकड़ने, मछली पकड़ने समुद्र में जा रहे हैं, आप इतने से ज़्यादा मछली नहीं पकड़ सकते हैं, है ना। कारण बहुत कुछ हो सकता है। सरकार का ये कारण हो सकता है कि मछली, अगर सारी मछली पकड़ ली जाए तो अगले साल मछलियों का प्रजनन नहीं होगा और अगले साल मछलियाँ नहीं मिलेंगी। हो सकता है उस वजह से उत्पादन कोटा निर्धारित किया जा रहा हो। सो एक उत्पादन कोटा भी होता है। अगला हम सोच सकते हैं, हम ऐसे कुछ चिन्हित करेंगे। अगला हम सोच सकते हैं, उसको कहेंगे हम वॉलंटरी प्रोडक्शन रिडक्शन प्रोग्राम। सरकार ऐसा प्लान लेके आती है, ऐसा इंसेंटिव लेके आती है कि सरकार लोगों को कहती है, उत्पादनकर्ता को, कि आप खुद ही अपने से ही अपने उत्पाद को कम कर लें। उसके लिए सरकार उन्हें इंसेंटिव देती है। तो इसको हिंदी में हम कह सकते हैं स्वैच्छिक उत्पादन में कमी प्रोग्राम। और चौथा है हम कह सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहले ही मैंने बात किया बट मैंने यहाँ लिखा नहीं। तो
हम लिख लें यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें सरकार कहती है कि हम इस प्राइस पे मार्केट में अगर एक सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है, जैसे कह सकती है कि गेहूं का 100 किलो जो है वो 1500 रुपये में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इसका मतलब अगर मार्केट का प्राइस 1500 से कम होता है तो किसान को ये अधिकार है कि सरकार के पास जाए, सरकार की एजेंसी एफपीआई के पास जाए और कहे कि भाई हमारे पास गेहूं है, आप हमसे 1500 रुपये में ले ले। तो इस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य काम करता है। अब आप ध्यान दें कि इसमें से कुछ जो है प्राइस को लेकर के है, इसमें प्राइस कंट्रोल है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राइस कंट्रोल से है, मूल्य सीमा मूल्य तल ये सब प्राइस कंट्रोल से है। ये देख सकते हैं प्रोडक्शन कोटा जो है क्वांटिटी कंट्रोल से है। तो डिफरेंट कैटेगरी है। हम जो है ध्यान देंगे अभी 4 पे, 4 केसेस ले लेंगे। केस नंबर 1 ले लें जो कि मूल्य तल की बात करेंगे, और उसके बाद हम मूल्य तल की बात करेंगे, प्रोडक्शन कोटा की बात करेंगे, वॉलंटरी प्रोडक्शन रिडक्शन की बात करेंगे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे। और इनका कंपैरिजन हम करेंगे जब सरकार मार्केट में कोई इंटरवेंशन नहीं करती है, मार्केट में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। आइए एक बार जल्दी से रिव्यू कर लें तब क्या होता है जब सरकार मार्केट में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। तो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। 2 साइड ले लेंगे, एक डिमांड साइड होगा, दूसरा सप्लाई साइड होगा, और दोनों के साथ आने से एक इक्विलिब्रियम बनेगा। कहिए ये इक्विलिब्रियम पी स्टार एंड क्यू स्टार पे है। ये अपने आप बिना सरकार के इंटरवेंशन के हो रहा है ना। अब हम पहला वाला ले लें कि जब सरकार जो है प्राइस फ्लोर डिक्लेयर करती है, प्राइस फ्लोर, कि भाई इससे कम प्राइस पे ये सामान नहीं बिक सकता है। तो प्राइस फ्लोर को मान लीजिए हम पी और नीचे एक बार दे करके एक नीचे लाइन खींचकर इंगित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो 2 सिचुएशन हो सकता है। एक सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट में अपने से जो इक्विलिब्रियम आता वो पी स्टार आता और ये जो है पी अंडर बार से ज़्यादा बड़ा है। दूसरा सिचुएशन ये है कि पी स्टार जो है सो पी अंडर बार से कम है। अब चूंकि सरकार कह रही है कि प्राइस जो है इससे कम नहीं हो सकता है, पी बार से कम नहीं हो सकता है, और अपने आप जो है सो पी स्टार आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार कह रही है कि भाई 20 रुपये में 1 यूनिट से 20 रुपये से कम में 1 यूनिट नहीं मिल सकता, और मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस खुद ही 25 आ रहा है। तो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार कह रही है कि न्यूनतम मूल्य जो है कम से कम 20 तो होना ही चाहिए, और मार्केट इक्विलिब्रियम से प्राइस 15 ही आ रहा है, तो 15 पे तो मार्केट ऑपरेट नहीं कर सकता है। कानूनी जो है सरकार का कानून जो है वो कह रहा है ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में ये अफेक्ट होगा। एक तीसरा कंडीशन भी ले लेते हैं कि अगर पी स्टार पी अंडर बार के बराबर है तो क्या होगा। तो अपने आप पी स्टार हो रहा है और वो अलाउड है, तो यहाँ पे भी सरकार के इंटरवेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक ही प्राइस फ्लोर में एक ही केस में सरकार का इंटरवेंशन हस्तक्षेप मार्केट को प्रभावित करेगा जब मार्केट अपने से जो इक्विलिब्रियम आता है वो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम है। इस केस पे हमें ध्यान देना है। तो आइए इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं। ये यहाँ पे है, ये है पी अंडर बार, और यहाँ पे जो अननेसेसरली अंडर बार है उसको हटा दिया हमने। यहाँ पे क्या होता है जब पी अंडर बार है प्राइस, तो हम देखेंगे
कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसको कह दें क्यू डी अंडर बार, और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो क्यू एस अंडर बार है। हम देखेंगे कि यहाँ पे क्यू एस अंडर बार क्यू डी अंडर बार से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि सप्लाई करनी की जाने वाली मात्रा मांग की जाने वाली मात्रा से ज़्यादा है। चूंकि बाजार में विनिमय स्वेच्छा से होता है ना, तो बाजार में क्यू डी अमाउंट का ही विनिमय हो पाएगा। तो क्वांटिटी कितनी बेची और खरीदी जाएगी, वो क्यू अंडर बार डी ही होगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो अब सरकार के नियम के कारण न खरीदी जाएगी न बेची जाएगी। अब हम देख लें कि इससे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या फर्क पड़ता है। तो इसको अगर हम ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, यहाँ से ये ट्रायंगल, उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दें कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ पे लिखें नो इंटरवेंशन, और यहाँ पे लिख दें प्राइस फ्लोर। तो नो इंटरवेंशन में अगर ये एरिया बी है और ये ट्रायंगल, ये जो एक रेक्टेंगल है, आयत जो है वो बी है, और ये तीसरा जो दूसरा वाला रेक्टेंगल है वो सी है। उसी तरह से इस एरिया को पर्पल से जो अभी मैंने ड्रॉ किया उसको हम डी कह सकते हैं और इस ट्रायंगल को ई कह सकते हैं। तो अब बड़ा आसान हो जाएगा इंडिकेट करना। सबसे पहले नो इंटरवेंशन में देख लें, चूंकि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस पी स्टार है, तो पी स्टार से ऊपर वाला जो ट्रायंगल होगा वो कंज्यूमर सरप्लस में होगा। तो कंज्यूमर सरप्लस में हमें ए प्लस बी प्लस सी मिलता है। ठीक है, बट अगर प्राइस फ्लोर निर्धारित है जो कि पी अंडर बार है और विच इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो कंज्यूमर सरप्लस बट कम हो जाएगा और ए के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि नाउ अब कंज्यूमर को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है एक प्रति यूनिट के टर्म में प्राइस फ्लोर की वजह से, तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर का सरप्लस कम हो जाएगा। उसी तरह हम देखें प्रोड्यूसर सरप्लस। सो अगर नो इंटरवेंशन के केस में ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, सो डी प्लस ई आपका हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। और प्राइस फ्लोर के मामले में ऑफ कोर्स अब जो है सो प्राइस ज़्यादा है बट क्वांटिटी अब कम बेची जा रही है, तो ये जो है आपका ये बी प्लस डी है ना, बी प्लस डी आपका प्राइस फ्लोर के केस में प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। अब तो यहाँ देखेंगे यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, सो प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा कि घटेगा ये डिपेंड करता है बी और ई के साइज में, है ना। जो प्रोड्यूसर यहाँ पे हैं, जिन प्रोड्यूसर का दाम कम था वही अब बेच पा रहे हैं, अब उन्हें और ज़्यादा फायदा मिलेगा। बट वो प्रोड्यूसर जो पहले बेच पा रहे थे बट जिनका सीमांत लागत ज़्यादा था, अब वो मार्केट में बेच नहीं पा रहे हैं, उनका नुकसान होगा। ओवरऑल कहना मुश्किल है कि ओवरऑल क्या होगा सारे प्रोड्यूसर के लिए। कंज्यूमर के लिए तो कह सकते हैं कि कंज्यूमर को अब घाटा हो रहा है, ओवरऑल प्रोड्यूसर को क्या होगा नहीं कह सकते हैं, बट इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो बेच पा रहे हैं उनको और ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो बेच नहीं पाएंगे। इन नो इंटरवेंशन वाले मॉडल में कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए हम कह सकते हैं ज़ीरो है। प्राइस फ्लोर में भी गवर्नमेंट रूल बना दे रही है लेकिन गवर्नमेंट को कोई खर्च नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के हिस्से में जीरो आ रहा है। और यहाँ पे हम टोटल सरप्लस, चूंकि अब नाउ 3 पक्ष ले रहे हैं तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरप्लस मिलेगा। यहाँ होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और यहाँ जो आ रहा है हमारा वो है ए प्लस बी प्लस डी। तो यहाँ पे हम डेड वेट लॉस निकाल सकते हैं। डेड वेट लॉस वो सोशल कॉस्ट है, समाज की लागत है, जो कि सबसे अच्छे सिचुएशन में नहीं हो पाने से लग रहा है। तो अगर इसको मान लें कि सबसे अच्छा सिचुएशन है थोड़ी देर के लिए, तो समाज को C प्लस E का नुकसान है
प्राइस फ्लोर लगाने के लिए। अब प्राइस फ्लोर में हम किसी का साइड नहीं ले रहे हैं, हम पूरे समाज का जोड़ रहे हैं, तो इकोनॉमी के हिसाब से पूरे समाज को C+E का घाटा होगा, हर कंज्यूमर को घाटा होगा, कुछ प्रोड्यूसर को फायदा होगा, कुछ प्रोड्यूसर को घाटा होगा, ओवरऑल सारे प्रोड्यूसर्स का क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं इस सिचुएशन में। तो ये रहा डिस्कशन ऑन प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर चूंकि एक कानूनी तरीके का नियंत्रण है, इकोनॉमिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है, आइए देखिए कि यहाँ पे जो कंज्यूमर हैं, आप अगर देखेंगे, मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कंज्यूमर हैं और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं एक साथ आए तो दोनों का फ़ायदा हो सकता है। प्रोड्यूसर बेच पाएंगे और कंज्यूमर खरीद पाएंगे, बट उनका जो प्राइस होगा वो P_R से कम होगा, तो चोरी छिपे करेंगे क्योंकि इसमें दोनों का फ़ायदा निहित है। तो सरकार या तो मॉनिटर नहीं कर पाएगी या मॉनिटर करने का प्रयास करेगी तो उसमें खर्च बढ़ेगा, तो ये जीरो नहीं रह जाएगा, जीरो से कम हो जाएगा और पूरी तरह से नियंत्रण कर पाना, पूरी तरह से मॉनिटर कर पाना भी संभव नहीं होगा। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। तो इसके लिए सरकार एक दूसरा रास्ता लगाती है, उसको हम कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या कहती है गवर्नमेंट कि हम अगर P_R प्राइस रख रहे हैं तो निस्संदेह ही एक मिसमैच है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड में, और सरकार कहती है कि अगर मार्केट में आप नहीं बेच पा रहे हैं इस प्राइस में तो आप हमारे पास आकर के बेच दीजिए, आपको हम ये प्राइस देंगे। तो एक तरीके से सरकार जो है ना डिमांड बढ़ा दे रही है। एक प्राइवेट डिमांड हो गया जहां समाज में लोग जो हैं खरीद रहे हैं, और दूसरा एक सरकारी डिमांड हो गया कि सरकार एक खरीद ले रही है, तो डिमांड को एक तरह से शिफ्ट करवा दे रही है। बट हमें उतना उसमें नहीं जाना है। जब इस केस में क्या होता है कि सरकार इतने गुड्स को जो कि QS_बार माइनस QD_बार है उसको P_प्राइस पे खरीद लेती है, तो क्वांटिटी बिकने और खरीदने का जो है सो QS_बार हो रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदा और बेचा जा रहा है, इसमें से कुछ लोगों के पास जा रहा है और कुछ सरकार खरीद ले रही है। तो आइए इसमें देखते हैं कि प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस एंड टोटल सरप्लस का क्या होता है। क्योंकि लोग तो पहले प्राइस फ्लोर के केस में जितना सामान खरीद रहे थे उतना ही खरीद रहे हैं, उनके सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आया, वो अभी भी इतना प्राइस P_R पे कर रहे हैं, तो उनका सरप्लस तो बस A होगा। बट अब प्रोड्यूसर जो हैं कुछ लोगों को बेच रहे हैं, कुछ सरकार को बेच रहे हैं, वो आपको यहाँ तक बेच रहे हैं, तो उनके लिए सरप्लस ये पूरा एरिया हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हम अब जो है ना F से इंडिकेट कर देते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस जो है सो B + C + D + E + F है। ये सरकार को ये प्रोड्यूसर्स के पास जा रहा है एडिशनल, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी बिक रही है और ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा प्राइस पे बिक रही है, तो सारे सरकार के पास, सारे प्रोड्यूसर्स के पास जा रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो रहा है इसमें। अब गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को तो इतना सामान खरीदना पड़ रहा है, QS_बार माइनस QD_बार इतना खरीदना पड़ रहा है, तो वो इस आयत के बराबर उनका खर्च हो रहा है। तो ऊपर वाले पोर्शन को पहले ही हम C और E एंड F से बता चुके हैं, ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम G से बताते हैं, है ना। तो सरकार का खर्च यहाँ पे जो है ये सरकार के पास से जा रहा है, सो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं C + E + F + G। ध्यान दीजिए कि इसके आगे एक माइनस लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये सरकार के पास से जा रहा है
और यहाँ एजम्पशन है चूंकि मार्केट में डिमांड तो क्यू डी अंडर बार का ही है, तो ये चीज़ें सरकार अगर इसका यूज नहीं है, ये वर्स्ट केस है, हो सकता है कि इसका सरकार के पास कुछ यूज हो, किसी को फ्री में बांटने के लिए हो या कुछ कम मूल्य पे बांटने के लिए हो जहां मार्केट का एक्सेस नहीं है, लेकिन यहाँ हम वर्स्ट केस एज्यूम कर रहे हैं कि -C-E-F-G सरकार का कॉस्ट है। तो अगर ये सरकार का कॉस्ट है तो यहाँ पे टोटल सरप्लस जो है सो हो जाएगा, चूंकि यहाँ ए आ रहा है तो ए होगा, बी आ रहा है यहाँ तो बी होगा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, ई और ई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस डी माइनस जी हो जाएगा। और डेडवेट लॉस जो है चूंकि यहाँ से हम निकालेंगे, ये बेस्ट सिचुएशन अभी तक मिल रहा है, तो इसके कंपैरिजन में हमें कितना नुकसान हो रहा है वो है C प्लस E प्लस G, इतने का पूरे समाज को नुकसान हो रहा है। मैं ऊपर बढ़ा दूं, आप देख लीजिए, इतने का समाज में नुकसान हो रहा है पूरा। सो इस हिसाब से MSP सोसाइटी एज ए होल के लिए ठीक नहीं है। तो मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये बड़ा ही नैरो संकीर्ण दृष्टिकोण है, जहां हम आर्थिक दृष्टि से देख रहे हैं। हमारा मार्केट का डेफिनेशन भी बड़ा नैरो है, हो सकता है इसके कुछ पॉजिटिव परिणाम भी हों, बट हमारा मॉडल अभी इसको कवर नहीं कर रहा है। हमने जो बेसिक पढ़ाई पढ़ी है उसमें देख रहे हैं कि MSP सोसाइटी के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो हमने दो इंस्ट्रूमेंट देखा, प्राइस फ्लोर एंड MSP। प्राइस फ्लोर एक कानूनी तरीके से है, लीगल कंट्रोल है, और MSP हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंट्रोल, आर्थिक नियंत्रण है। और दोनों जो है सो प्राइस के थ्रू हो रहा है, मूल्य का नियंत्रण है। आइए अब हम एक क्वांटिटी कंट्रोल का देखें, मात्रा में नियंत्रण। सरकार जो है ना प्रोडक्शन कोटा लेके आती है, उत्पादन कोटा। उसमें बड़ा ही सिंपल सा बात है कि सरकार कहती है कि आप जो है मार्केट में QD से ज़्यादा सप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि सप्लाई कर्व ही चेंज हो जाता है ना। एक ये सप्लाई साइड से हो रहा है, सप्लाई साइड, ये कर्व जो है ब्लैक कलर का, ये अब सप्लाई कर्व हो जाता है। सरकार उत्पादन में ही नियंत्रण ले आती है कोटा के द्वारा। तो आप देखेंगे कि ये सिचुएशन बड़ा ही सिमिलर टू प्राइस फ्लोर है, क्योंकि इसमें अब QD अंडर बार अमाउंट ही खरीदा और बेचा जाता है। तो इसमें जो है सो प्रोड्यूसर सरप्लस जो है सो A के बराबर है, कंज्यूमर सरप्लस A के बराबर है, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है सो B प्लस D के बराबर है। क्योंकि सरकार रूल बना के कर रही है, लॉ के अनुसार कर रही है, तो कोई कॉस्ट नहीं है। और पहले कॉस्ट नहीं है, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि थोड़ा कॉस्ट होगा, क्योंकि सरकार को मॉनिटर करना बड़ा ही महंगा पड़ेगा। और सो टोटल सरप्लस जो होगा सो A प्लस B प्लस D होगा, एंड डेड वेट लॉस आप निकाल सकते हैं कि C प्लस E होगा, है ना। बट अगेन वही मॉनिटरिंग वाली इशू इसमें आ जाती है। एंड चौथा और अंतिम इस कड़ी में हम लेते हैं कि वॉलंटरी रिडक्शन इन प्रोडक्शन। यहाँ पे लिख लें वॉलंटरी रिडक्शन इन प्रोडक्शन। यह एक आर्थिक नियंत्रण है। सरकार यहाँ उत्पादनकर्ता को एक इंसेंटिव देती है कि आप खुद ही प्रोडक्शन कम कर लें। और कहिए यहाँ पे सरकार कह रही है कि आप QD ही प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि इसमें सरकार चाहती है कि P अंडर बार प्राइस हो। आप ध्यान देंगे कि हमने P अंडर बार को सेम ही रखा है, ताकि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम उनको कंपेयर कर सकें। तो यहाँ सरकार एक इंसेंटिव देगी कि अगर P अंडर बार प्राइस रखना है तो प्रोड्यूसर सोचेंगे कि QS अंडर बार उनका सप्लाई होगा, तो उनको FCE के बराबर इंसेंटिव दिया जाता है। सरकार को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि किसको कितना इंसेंटिव दिया जाए, तो उनको FC प्लस E के बराबर एक इंसेंटिव दिया जाता है। तो यहाँ हम देख लें, यहाँ पे
वॉलंटरी रिडक्शन में, वॉलंटरी रिडक्शन, कंज्यूमर सरप्लस ए ही रहता है, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाता है, ये हो जाता है बी प्लस डी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। बी प्लस डी जो है सो सामान बेचने से बाजार में आता है, और सी प्लस ई प्लस एफ जो है सो सरकार एज ए इंसेंटिव दे रही होती है। चूंकि ये सरकार इंसेंटिव दे रही होती है तो तीसरा वाला रो जो है सो गवर्नमेंट का है, ये सरकार का इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाता है। आप ध्यान देंगे कि हम सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से ही देख रहे हैं, लीगल इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम जीरो रख रहे हैं क्योंकि उसमें सीधे इकोनॉमिक खर्च नहीं हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे अब हम लोग टोटल सरप्लस निकाल दे सकते हैं कि क्या होगा, ये पहला दूसरा और तीसरा तीनों को ऐड कर लें और हमें a प्लस बी प्लस डी आ जाएगा टोटल सरप्लस। और चूंकि टोटल सरप्लस जो है सो a प्लस बी प्लस डी आएगा, यहाँ पे आपका डेड वेट लॉस जो है सो c प्लस ई के बराबर होगा। तो आपको मैं एक समरी दे दूं, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो हमने दो तरह के इंस्ट्रूमेंट की बात की है। पहले दो तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जो है सो प्राइस कंट्रोल है, एक जो है आपका क्वांटिटी कंट्रोल है, क्वांटिटी कंट्रोल है। एक जो है हमारा लीगल एंगल से है, दूसरा हमारा इकोनॉमिक एंगल से है। तो चार हमने बात की है, चारों हम लोग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सो प्राइस फ्लोर आ जाएगा। प्राइस फ्लोर एक लीगल वे है प्राइस को बढ़ाने का मार्केट में, और दूसरा लीगल वाला क्वांटिटी कंट्रोल में प्रोडक्शन कोटा आ जाएगा, प्रोडक्शन कोटा। यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ जाएगा, ये इकोनॉमिक कंट्रोल है और प्राइस कंट्रोल भी है, तो यहाँ पे आपको एमएसपी आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा वॉलंटरी रिडक्शन, इसको वीआर से ही शॉर्ट में रखते हैं। तो ये चार हमें मिल गया। अब हम ध्यान दें कि चारों में सबसे अच्छा कौन है। अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो टोटल सरप्लस सबसे ज़्यादा जो है वो नो इंटरवेंशन वाले ही केस में है। ये सबसे अच्छा है समाज के लिए प्योर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इस नाइव मॉडल में हो सकता है कि अगर हम मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल लें तो और भी चीज़ें इसमें हमें निकलेगी, लेकिन अभी चूंकि बेसिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा ही बेसिक सा मॉडल लिया है, उसमें सबसे अच्छा यही आ रहा है। सबसे बुरा कौन आ रहा है? सबसे बुरा जो है सो एमएसपी आ रहा है। एमएसपी में सरकार को अननेसेसरली ये जी का एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, वो सामान भी प्रोड्यूस हो जा रहा है जिसको खरीदने वाला मार्केट में कोई नहीं है। और ये उतना भी गलत नहीं हुआ, कुछ हद तक सही भी है। हम बार बार न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एफपीआई के गोडाउन्स में कितना अनाज सड़ रहा है। अगर इस अनाज का यूज होता तो ये अनाज कहीं चला गया होता। सो इन अ वे सही भी है, बट पूरी तरह से सही नहीं है ना। तो ये हमारा समझ है कि सरकार जब मार्केट में इंटरवेन करती है तो क्या होता है। धन्यवाद।